Good morning, class. So, let's start with our new topic global warming and biodiversity. बेसिकली ये टॉपिक आपका एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि कैसे चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रायर नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ सोचना होगा कि ये जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है डे बाय डे, जैसे आप देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो एक मेन कॉज है, क्या है, किस लिए ये हो रहा है, तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो हमने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और डे बाय डे हमारे लाइफस्टाइल इस तरीके का होता जा रहा है, जैसे लग्जरी लाइफ हमें चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें एसी चाहिए, हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुकी हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एनवायरनमेंट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब इस एनवायरनमेंट पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे और भी जो है अदर एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे कि आप देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा एक इशू है आज के टाइम में। जैसे आप अभी देख रहे होंगे, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, सारी एक्टिविटीज़ जो है रुक गई हैं, जैसे कि एयर ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल रोड पे भी कोई व्हीकल्स वगैरह नहीं है, तो हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इम्प्रूव हुआ है। लेकिन अगर हम इसके जस्ट थोड़े दिन पहले से देखें, जिस टाइम में सारी चीज़ें सही से चल रही थी और फैक्ट्रीज भी चल रही थी, लोग भी अपने व्हीकल से जा रहे थे, इनफैक्ट कई सारे फॉर्मूले भी हमने अडॉप्ट किए थे, जैसे कि ग्रीनरी को प्रमोट करना, और ज़्यादा मतलब अगर ज़रूरी हो तभी आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाएं, अदरवाइज़ आप पब्लिक व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे थे। हम अपनी लाइफस्टाइल की वजह से हम ट्रैवल करने के लिए अपना ही पर्सनल व्हीकल प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और फिर ये शुरुआत जो हुई ये कहाँ से हुई? ये वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो फिर पोल्यूशन भी बहुत होगा। तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट को जो है डे बाय डे और भी ज़्यादा पोल्यूट करके और उसे डिग्रेड कर रही थी। तो इसके वजह से अभी जो हमें देखने को मिल रहा है, ये सारे जो हमने एनवायरनमेंट में जो इतने सारे टॉक्सिक्स वगैरह और ये सब फैले हैं, इससे क्या हुआ कि एक तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और दूसरा है ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट इफेक्ट, ये भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और कैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है उसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उस वो किस एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो बेसिकली कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पहले अर्थ हो गया, और अर्थ को सराउंडेड किया हुआ एक बहुत बड़ा मतलब एरिया है जो कि एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी कई सारे लेयर्स होते हैं, जैसे जो अर्थ से टच होते हुए जो स्टार्टिंग के जो लेयर होगी दैट इज ट्रोपोस्फेयर, जो जस्ट उसके ऊपर होती है। तो ट्रोपोस्फेयर एक ऐसी लेयर है पूरे एटमॉस्फेयर की जो कि जहाँ पर जो हमारे अर्थ पे जो भी एक्टिविटीज़ आप देखने को जो मिलता है, जैसे कि वेदर से रिलेटेड, और जितना भी ये रेन वगैरह होता है या क्लाइमेट वगैरह से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये होती है ट्रोपोस्फेयर के वहाँ पर। फिर उसके बाद है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो कुछ 15 से 20 किलोमीटर के बीच में, या फिर 15 से 20-25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। तो बेसिकली ओजोन लेयर का काम क्या है कि जो आपका सन से रेडिएशन, मतलब जो शॉर्ट वेव्स में आपके पास सनलाइट आती है, तो आपको ऐसे समझना होगा कि अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर जो सनलाइट आती है वो शॉर्ट वेव्स में आती है, ठीक है। लेकिन जब उसे अर्थ
एब्जॉर्ब करके उसे रेडिएट बैक करती है, रेडिएट बैक टू एटमॉस्फेयर जो करती है, वो जाते टाइम कुछ गैसेस हैं जो कि उसको रोक लेती हैं। वो कौन कौन सी गैसेस हैं? जैसे मीथेन हो गया, CO2 हो गया, और आपका वाटर वेपर हो गया। तो ये सारी ऐसी गैसेस हैं जो कि उसको रेडिएट बैक नहीं करने देती हैं, अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देती हैं, वो रोक लेती हैं। तो जिससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट आपका गर्म हो रहा है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो रहा है। तो ये क्या दिखाता है कि इससे और भी रीजंस होंगे। जैसे अब गर्म हो रहा है तो उससे ओजोन लेयर भी आपकी डिप्लीट होगी, और ओजोन लेयर डिप्लीट होने से क्या होता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो आती हैं आपके सन से, जब आपके लाइट आप रिसीव करते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेजेस को भी वो अर्थ तक पहुंचने देगा। मतलब कि अगर डिप्लीट हो गई ओजोन लेयर तो एक खतरा क्या आ जाएगा कि अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर, वो अर्थ तक आ जाएगी। तो उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट होगा कि बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस हो गया, और आपको स्किन कैंसर हो सकता है। जो फेयर स्किन वाले लोग हैं उनके लिए स्किन कैंसर जैसी डिजीज़ है। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजीज़ हो सकते हैं। तो ये बेसिकली क्यों होता है? ये होता है क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और जो सनलाइट आती है उसके साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेजेस भी अर्थ तक इजीली अप्रोचेबल है। ठीक है। और अभी अभी हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि जो ये ओजोन लेयर डिप्लीशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली पता कैसे चला। तो इसके बारे में कुछ कॉजेज हैं कि क्यों ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, पहले ये समझना होगा। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए बहुत सारे जो हम मतलब जो कुछ गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे फ्रियोन है ना। तो फ्रियोन किसमें किसमें जो जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, अगर हम देखें तो जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर हम डीओ वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये परफ्यूम्स वगैरह जो होते हैं, तो ये भी किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये गैसेस क्या होती है, बहुत दिन तक रहती है, मतलब बहुत परमानेंट टाइप है ना, और बहुत परमानेंट टाइप है। तो इन्हें ख़त्म होने में, मतलब ख़त्म होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो ये ख़त्म नहीं होती। तो ये अलग अलग जो हम चीज़ें यूज करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, फिर उसके बाद आपका AC हो गया, और फिर ये परफ्यूम्स वगैरह हो गए। तो इनमें क्या होता है, ये फ्रियोन गैस जो है पाई जाती है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके सुपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट्स हैं, ये भी बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं कि जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन में मतलब ये योगदान देते हैं। तो ये भी मतलब सही नहीं है। ये सुपरसोनिक एयर क्राफ्ट्स हो गए, और फिर जो आपके व्हीकल्स वगैरह होते हैं, इनसे निकलने वाला जो एमिशन होता है, ये सब चीज़ें बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो हम एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करने से, और ख़ास तौर से जिनमें नाइट्रेट पाया जाता है, तो बेसिकली जिसमें नाइट्रेट्स का ज़्यादा मात्रा होती है, वो क्या करते हैं कि इसे नाइट्रिक ऑक्साइड्स बना देते हैं। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है, ये बहुत जो है प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव वगैरह, जो एक्सप्लोजन वगैरह जो होते हैं, ये भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर पे बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ती है आगे आगे, वैसे वैसे हम भी अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे वो हमारे लाइफस्टाइल के मामले में हो। तो जो ये रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, तो इससे भी बहुत हद तक जो गैसेस निकलती हैं वो भी एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को जो है हानि पहुंचाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो रॉकेट लॉन्च होता है, एक रॉकेट लॉन्च होने पे 100 टन तक क्लोरीन एनवायरनमेंट में फैल जाती है, जिसके वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, और ये भी वन ऑफ द मेजर कॉज है।
फिर ये सारे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। और ख़ास तौर से ज़्यादा ही इसका प्रभाव कहाँ देखा जा रहा है, जैसे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। ये आए दिन कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं या कोई मिसाइल्स वगैरह और ये सब, तो इनके यहाँ ज़्यादा, जैसे कनाडा हो गया, फिर अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, है ना, ये रशिया, जापान, ये सब इनके यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो डिप्लीशन पाया जाता है, ये इनके जिस लोकेशन में ये कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इसके ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं जिसकी वजह से जो है हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो पहला इम्पैक्ट अगर हम देखें तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी वैसे वैसे हमारा जो वेदर का जो पैटर्न है, रेन पैटर्न है, वो चेंज होता है। तो जो होना चाहिए जिस टाइम में वो चीज़ें ना होकर बल्कि वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कि अगर आपको फीवर है, आपका नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे आपका 2 डिग्री सेल्सियस भी अगर ज़्यादा होता है, या फिर आपका थोड़ा भी ज़्यादा है जितना नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, तो आप अनईज़ी फील करने लगते हैं। आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा मतलब आपको फील होता है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर मेडिसिन वगैरह। तो सेम इसी तरीके का अर्थ के साथ है। जब अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होना चाहिए वो ना रहकर अगर ये बढ़ जाता है तो इसके भी इम्पैक्ट होंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो आप को स्वेटिंग होने लगती है, उसी तरीके से उसे नॉर्मलाइज करने के लिए, तो उसी तरीके से जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उससे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। अब ग्लेशियर अगर मेल्ट होंगे तो क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सी लेवल इंक्रीज होने का इम्पैक्ट क्या होगा कि जो भी आइलैंड्स वगैरह के आसपास की जो सिटीज़ हैं वो सारे सिंक कर जाएंगे। तो ये मतलब सारी एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा हद तक जुड़ी हुई है। तो ये इम्पैक्ट है किस चीज़ का, ग्लोबल वार्मिंग का। अब जब सब मेल्ट होगा, वाटर वाटर हो जाएगा, तो वाटर वेपराइजेशन होके फिर वो मतलब फिर से दोबारा से एनवायरनमेंट में मिलेगा। तो क्या होगा, वाटर की सप्लाई जो है वो कम होने लगेगी। तो इससे जो पानी की कमी जिसे कहते हैं ना, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वो जो है होने के चांस रहते हैं। तो ये कहा जाता है, विचारकों का मानना है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी वो होगी किसकी वजह से, पानी की कमी की वजह से, या फिर जल को लेकर के जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी। लेकिन जिस तरीके के हालात अभी हो गए हैं उससे ये लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रही है। वो क्या है, वो बायो वॉर है, जो कि आज के टाइम में हमें देखने को मिलती है। हम जो है गूगल क्लासरूम के थ्रू क्लास ले रहे हैं, हम यूट्यूब के थ्रू इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ वॉर जो हम अभी जो है पेंडेमिक फेस कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वॉर शुरू हो चुकी है। अब ये कब तक एंड होगी उसके हम जो है साक्षी होंगे। तो ये है कुछ एग्जांपल्स जिसके जो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को दिखाते हैं। फिर उसके बाद है कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। जैसे आपने रेड लिस्ट सुनी होगी, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं इनकी लिस्ट जारी की जाती है, वनरेबल हैं जो, तो सबका कैटेगराइजेशन है अलग अलग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग होने से वो भी विलुप्त होने के जो है चांस रहते हैं। फिर फ्लोरा फोना पे भी इसका बहुत जो है इम्पैक्ट पड़ता है, और बैड इम्पैक्ट उस पर एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन होता है उस पर भी पड़ता है। तो ये कुछ अलग अलग एरिया में, जैसे कि ह्यूमन बीइंग पे, फिर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके ऊपर, और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि एनवायरनमेंट में भी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से रिलेटेड है, और इसका सबसे जो बड़ा कॉज है वो है कि हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है उसे स्क्वीज़ किया है, उसका बहुत ज़्यादा दोहन किया है, जिसकी वजह से हमारे जो पर्यावरण को क्षति पहुंची है। और उसी का परिणाम है कि आज हमें अलग अलग समिट्स करनी पड़ती है, अलग अलग मीटिंग्स करनी पड़ती है। तो वो किस लिए करनी पड़ती है, ताकि हम कुछ मेजर्स ले सकें, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, फिर उसके बाद रियो समिट, ये सारे जो अलग अलग एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या फिर
मीटिंग्स होती हैं, वो इसीलिए होती हैं ताकि एनवायरनमेंट को और भी ज़्यादा डिग्रेड होने से बचाया जा सके। लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। वैसे तो हम इतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमें इकोनॉमी भी मैटर करती है हमारे लिए, हमें अपना स्टेटस भी मैटर करता है। इंटरनेशनल जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हमारी कंट्री कैसे परफॉर्म कर रही है और कितना बेहतर कर पा रही है, तो इसके लिए हर कोई प्रोडक्शन करता रहता, और जो चीज़ें चल रही थी वो एज इट इज़ चलती रहती, और एक दूसरे को पीछे करने की जो होड़ लगी हुई थी, जो स्ट्रगल फॉर पावर जिसकी बात की जाती है, वो जो थी वो थोड़े टाइम के लिए थम गई है। जब से ये डिज़ीज़ कोविड-19 हम देख रहे हैं, जिस टाइम से ये आया है चाइना से और अदर कंट्रीज़ में, और आज पूरे वर्ल्ड में जो ये स्प्रेड हुआ है, इसने हमारी रफ्तार को धीमा कर दिया है। तो इसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, ऑल्दो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट की बहुत बड़ी कॉस्ट हमें चुकानी पड़ रही है, बट ये इसने एनवायरनमेंट के लिए एक एक अच्छा काम हुआ है। जैसे कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका बेटर हो रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ये भी, मतलब अर्थ इज़ हीलिंग इटसेल्फ, वो वाला अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो वो एप्लीकेबल होता है कि जितना हमने एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलाया था, जितना हमने चीज़ों का दोहन किया था, उससे वो सारी चीज़ें एक तरह से सही होने के लिए थोड़े दिन के लिए सारी एक्टिविटीज़ रुक गई हैं। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि इतने सारे कंट्रीज़ एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहते थे। कभी जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी के मामले में छूट मांग रहे होते थे, कभी डेवलप्ड नेशंस मना करते थे कि हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम डेवलप हो चुके हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ आप हैं, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है। मतलब बहुत सारी ऐसी डिबेट्स चलती रहती थी। लेकिन अभी के समय में ये सारी जो हम जिसके लिए एफर्ट ले रहे थे अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज करते हुए, तो वो इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था जितना कि अभी के समय में, मतलब जो करंट टाइम जो चल रहा है उसमें हो पा रहा है। तो फिर आपका ये टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी क्या है और बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।